क्लर्क और सरकार में वार्ता बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई थी। आगे भी हमने कहा कि हम वार्ता करने को तैयार हैं। क्लर्क की मांग है कि ये 19,900 से सीधा इनको 34,500 कर दिया जाए। हमने आसपास के सभी प्रदेशों का मूल्यांकन कराया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का। तो प्राइम टाइम में जो आज खबरें हमारा हिस्सा बनेंगी वो है कि हरियाणा के अंदर एक वो दाग जिससे मुक्त होने के बाद में जो कहीं दूरियां थी वो नज़दीकियों में बदल रही हैं, यानी कि गोपाल कांडा मिले हैं मुख्यमंत्री से। और दूसरी बात होगी मानसून के रौद्र रूप से, जिससे दक्षिण से लेकर पश्चिम तक कोहराम मचा हुआ है। बात देश की गर्मा गर्म सियासत की भी होगी और बात हरियाणा की उस हड़ताल की भी होगी, यानी कि जो लिपिकों की हड़ताल है जो आंदोलन की तरफ बढ़ रही है। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नज़र सुर्खियों पर। तो मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार ने हल्फनामा दाखिल किया है। दूसरी खबर यह है कि मणिपुर को लेकर संसद के दोनों सदनों में जो गतिरोध है वो बरकरार है। अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है। और तीसरा, 7वें दिन भी मानसून सत्र में हंगामा हुआ और सोमवार तक के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बिहार के कटिहार गोलीकांड पर अब तक एफआईआर नहीं हुई है और मृतकों को इंसाफ का इंतजार है। गुजरात के गांधीनगर में सिलिकॉन इवेंट के उद्घाटन में पीएम मोदी बोले कि ये वक्त विश्व के लिए सही है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन खबरों की जो प्राइम टाइम का हिस्सा हैं। तो मैंने आपको प्राइम टाइम शुरू करते हुए कहा था कि दूर दूर रहने वाले, यानी कि एक दाग के चलते जो दूरी बनाई हुई थी वो अब नज़दीकियों में बदल रही है, क्योंकि वो दाग मिट गए हैं। किसी ने सच ही कहा है कि आपके दुख में जो आपसे दूर हो जाए वह आपका साथी कैसा। लेकिन ये राजनीति है और वक्त का तकाजा है कि सबको अपना बना देता है। दरअसल एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस से बरी होने के बाद सिरसा के विधायक गोपाल कांडा राजनीति में एकदम से खासे एक्टिव हो गए हैं। वे लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अब तक सिरसा का जो विकास रुका हुआ था उसको पूरा किया जाएगा। तो कांडा साहब विधायक तो पहले भी थे, लेकिन मैंने कहा ना, जब दाग हट जाते हैं तो लोग नज़दीक आ जाते हैं। अब कांडा साहब उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं जिन्होंने उनके बुरे समय में उनका साथ नहीं दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की भी तारीफ़ की है और ये भी कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए गोपाल कांडा और उनकी हलोपा पूरी तरह तैयार है। राजनीतिक पिच पर अपनी बैटिंग के लिए अब उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि जब दुख के समय। खैर, इस मुलाकात में सिरसा जिले में बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर और उसके निपटारे को लेकर जल्द से जल्द उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि सिरसा में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो और जो विकास की परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस मुलाकात के बाद गोपाल कांडा की तरफ से मुख्यमंत्री जी की तरफ से गोपाल कांडा को आश्वासन मिला है और गोपाल कांडा ने ट्वीट कर जानकारी दी है। अब भले ही उन्हें ये लग रहा हो कि उनके बुरे समय में बीजेपी उनके साथ थी, अच्छी बात है, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि बीजेपी ने भी उनसे कन्नी काटी हुई थी। खैर, मैंने आपसे कहा था ना शुरू में कि राजनीति है, लेकिन इस मुलाकात के बाद ये साफ लग रहा है कि गोपाल कांडा पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में खुद को बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अच्छा है, जेजेपी के साथ उन्हें भी हरियाणा के अंदर, यानी कि बीजेपी को लोकहित पार्टी का साथ मिल जाएगा, क्योंकि प्रदेश में दोबारा आने के लिए ऐसे सियासी दलों का साथ जरूरी है। लेकिन खट्टर साहब ये भूल गए हैं कि जनता के समर्थन की भी बहुत ज़रूरत रहती है। बात इसलिए कि एक धरना है जो आंदोलन बनने जा रहा है और जिसका असर आने वाले चुनाव में दिखाई जरूर देगा। हम बात कर रहे हैं लगभग 23 दिन से प्रदेश के अंदर चल रही लिपिकों की हड़ताल का। ये कितनी चलेगी इसका जवाब तो सिर्फ सरकार के पास है या लिपिकों के पास, यानी क्लर्कों के पास, क्योंकि दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि उन्हें अपने मूल वेतन यानी कि 21,700 रुपये और कुछ दूसरे लाभ देने का जो ऑफ़र दिया गया है, अगर अब भी लिपिक सोमवार से काम पर नहीं लौटेंगे तो नो वर्क नो पे, यानी कि काम नहीं तो तनख्वाह नहीं, लागू किया जाएगा ये नियम। आपको बता दें कि 35,400 रुपये मूल वेतन की मांग को लेकर जो हरियाणा सरकार के क्लर्क हैं, लिपिक हैं, वे 5 जुलाई से हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
3 दौर की सरकार के साथ बातचीत हुई है। सरकार की तरफ से 21,700 रुपये मूल वेतन का ऑफर भी दिया गया है, लेकिन लिपिकों ने उसे ठुकरा दिया है। हड़ताल पर मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने भी एक संदेश दिया था, उन्होंने बाइट दी थी अपनी। क्लर्क और सरकार में वार्ता बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई थी। आगे भी हमने कहा कि हम वार्ता करने को तैयार हैं। क्लर्क की मांग है कि ये 19,900 से सीधा इनको 34,500 कर दिया जाए। हमने आसपास के सभी प्रदेशों का मूल्यांकन कराया गया। बड़े आग्रह से नम्र निवेदन के साथ उनको प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अपने काम पर लौटे। अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते तो नो वर्क नो पे हम तुरंत लागू करेंगे, और उसके अलावा लोगों को राहत दिलाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो अधिकार सरकार के पास है कर्मचारी की हठधर्मिता के खिलाफ, उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। स्पष्ट रूप से हमने बता दिया 21,700 जो पड़ोसी राज्यों में सबसे अधिकतम होगा। वहीं जो लिपिक संघ है, जो क्लर्कों की यूनियन है, उनका कहना है कि यह हड़ताल आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए है। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे विभागों के कर्मचारियों का भी साथ लिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनाव में वेतन विसंगतियां दूर करने का वादा किया था, और अब जब भी बात होगी वेतन विसंगतियां दूर करने की ही मांग होगी, और अब यह लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है। आपको बता दें कि जो लिपिकों की हड़ताल है, यानी कि जो क्लर्कों की हड़ताल है, इसके कारण हरियाणा के सभी जिलों में रजिस्ट्री के काम ठप पड़े हैं। कई विभागों के अंदर जो कर्मचारी हैं वो कोई काम नहीं कर रहे, यानी कि जो लिपिक हैं। रजिस्ट्रियाँ करवाने के लिए 3-3 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत चुका है। इसी प्रकार जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, उनके अंदर जो मामले लंबित हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ सभी को अपनी मांगें मनवाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है, जैसे लिपिक उठा रहे हैं, और कोई ये नहीं देखता कि इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि काम रुका हुआ है, तो काम तो संसद में भी रुका हुआ है। हर रोज़ मणिपुर मुद्दे को लेकर संसद हंगामे की भीड़ चढ़ रही है। आज मानसून सत्र के 7वें दिन भी हंगामा बढ़ा, और दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित हो गए। इससे देश के राजस्व को भी बड़ा नुकसान हो रहा है, और मान लिया जाए कि जो संसद का सत्र चलाने के लिए जो खर्चा होता है वो वेस्ट जा रहा है। वहीं बारिश और बाढ़ से हालात जो हैं बदतर हो रहे हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में पानी आफत बन के बरस रहा है, तो दिल्ली एनसीआर में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। यमुना फिर से उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बारिश के चलते महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। राज्य में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं जम्मू के रियासी में ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है, उसके बाद पूरा पहाड़ दरक कर सड़क पर गिर गया। तस्वीरें भयानक हैं। शुक्र यह है कि उस समय कोई नीचे नहीं था। तो सियासी और कुदरती प्रकोप की खबरों के बाद अब बात उसकी करते हैं, यानी कि अमीरों की। अक्सर हम बिजनेसमैन या फिल्मी कलाकारों के बारे में तो सुनते ही हैं कि कौन सबसे ज़्यादा अमीर है, लेकिन आज हम आपको उन मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे, यानी कि सियासतदान जिनके पास करोड़ों की दौलत है। दिलचस्प बात यह है कि नंबर 1 पर जो मुख्यमंत्री हैं वो ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। मौजूदा समय में 10 राज्यों में बीजेपी का शासन है, तो 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सत्ता है। बाकी दूसरे राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, लेकिन 16 राज्यों में से कहीं भी देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री नहीं हैं। रिपोर्ट की माने तो देश के 10 सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में से जो पहले पायदान पर हैं वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह आते हैं। उनके पास 13 करोड़ रुपए की दौलत है। 9वें पायदान पर मेघालय के सीएम है कोनार्ड संगमा। उनके पास 0.14 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 8वें नंबर पर भाजपा के ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उनके पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 7वें नंबर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इनके पास जो नेटवर्थ है इनकी 23 करोड़ रुपए है। 6ठे पायदान पर 23 करोड़ रुपए के साथ तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव हैं। 5वें नंबर पर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। इनके पास 38 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। 4थे पायदान पर नागालैंड के सीएम नेफ्योरियो है, जिनके पास 46 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है। 3रे नंबर पर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं। इनके पास 63 करोड़ रुपए की चलाचल संपत्ति है। 2रे नंबर पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। इनके पास 163 करोड़ रुपए की जायदाद है, जिसके ये मालिक हैं। और अगर देश के 9 मुख्यमंत्रियों की दौलत जो आपको बताई, इन सब की अगर मिला ली जाए तो उसके बाद देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं वो है जगन मोहन रेड्डी। इनके पास 510 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है।
तो आपको बताया कि मुख्यमंत्रियों में जगन मोहन रेड्डी देश के अंदर नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं, अमीर मुख्यमंत्रियों में। ये अमीरी औरों को भी मिले। चलिए आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात करेंगे आपसे उन मुद्दों के साथ, उन खबरों के साथ जो आपसे सरोकार रखते हैं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।